हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे रीनीट एग्जाम के क्रैश कोर्स के बारे में। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर, टॉपिक पर वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो है एटॉमिक फिजिक्स। इसमें हम लोग कंप्लीट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में नीट एग्जाम के पीवाई के क्वेश्चन पर। एंड ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। एंड तो चलो बढ़िया से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहता है कि जो एटम्स होता है ना, वो सॉलिड चार्ज पार्टिकल होता है। इस तरह से एटम्स इज ए सॉलिड चार्ज पार्टिकल्स एंड इसमें जगह जगह पर नेगेटिव चार्ज इस तरह से रहता है। ये नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज उसी तरह से एम्बेडेड रहता है, सिलेक्टेड रहता है, जैसे वाटरमेलन में वाटरमेलन के सीड्स। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। एंड ये जो आपको दिख रहा है, ये इसे अपन नेगेटिव चार्ज कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसका, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। अब अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली इनसाइड एटम के रहता है एंड इसे अपन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड जो एटम्स होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, एंड ये कंप्लीट सॉलिड होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में दो प्रॉपर्टी, एक तो चार्ज, ठीक है, चार्ज का मतलब हो गया -1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम। एंड सेकेंड मास, मास 9.1 इंटू 10 पावर माइनस का 31 kg, राइट। एंड अगर इसके स्पेसिफिक चार्ज की बात करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना है, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी चार्ज पार्टिकल का अगर तुम्हें स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना है तुम्हें चार्ज डिवाइड बाय मास। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाय मास 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 10 पावर 11। ठीक है, 10 पावर 11 कूलाम पर केजी। ठीक है, वो भी नेगेटिव आ जाएगी। तो ये है स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू एंड ये है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के बेस में अगर हम ये देखें तो एटम्स का जो टोटल मास होता है ये यूनिफॉर्मली पूरे सॉलिड स्पेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली एम्बेडेड होता है, जैसे वाटरमेलन के सीड्स होते हैं। एंड सेकेंड कंसेप्ट आता है अपना रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या इसे तुम ग्रेगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट कह सकते हो। तो मैं लिखूंगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि जो एटम्स होता है ना, वो मोस्टली तो हॉलो होता है एंड वेरी स्मॉल वॉल्यूम पर न्यूक्लियस होता है। किस तरह से, जैसे ये पूरा एटम्स हो गया, ठीक है भाई, इसके भीतर छोटा सा पार्ट होगा न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस में कौन कौन होगा, न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दो फैमिली मेंबर होंगे न्यूक्लियस के अंदर। जब इसमें अल्फा पार्टिकल आएगा, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल आएंगे तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल बिना स्कैटर्ड हुए सीधे निकल जाएंगे। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल होंगे जो स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल क्लोज
इंसिडेंट होगा वैसे वैसे इसका स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जाएगा। जो अल्फ़ा पार्टिकल इस तरह से आ रहा है वो ऐसे निकल जाएगा। जो अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल से न्यूक्लियस के स्टेट आ रहा है तो वो अपने ही पाथ से बैक हो जाएगा, इस तरह से बैक होके वापस निकल जाएगा। ठीक, तो ये अपना लॉजिक है। इसमें से अपने को 2-3 फार्मूले कैलकुलेट करना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है अप्रोचिंग डिस्टेंस। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल आया वो न्यूक्लियस के कितना क्लोज गया। जरूरी नहीं कि न्यूक्लियस को टच करके जाए, ठीक है, हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस से होकर निकल जाए, इस तरह से ऐसे निकल जाए। तो ये जो अप्रोचिंग डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को सबसे पहले कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है अप्रोचिंग डिस्टेंस या मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस। मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच की मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस, इसको समझ लें ऐसा कि ये अपने पास है न्यूक्लियस है, ठीक है भाई, ये अपने पास तो हो गया न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में कौन कौन है भाई? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन ये हो गए, मेरा मतलब फाइनली तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन ये हो गए, खैर कोई बात नहीं। अल्फा पार्टिकल ये तो इसका सेंटर वाली लाइन हो गई। अल्फा पार्टिकल ये है, जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे इसकी सेपरेशन डिस्टेंस कम हो रही है और एक ऐसा टाइम आएगा कि इसका रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल फिर बैक होके वापस चला जाएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है उसे कह रहे हैं मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस। इस सिचुएशन पर ध्यान रखना है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी। मीन काइनेटिक एनर्जी of alpha particle is must be equal to potential energy of this system। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो है अपने पास ½ mv²। अब v क्या है? अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी एंड m अल्फा पार्टिकल का मास। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला तुम ध्यान रखना है तुमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई R। अब देखो भाई, यहाँ से R का मतलब क्या हो गया? मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस R0। Q1 मैं एक अल्फा पार्टिकल का मास चार्ज लिखूँगा 2e, और यहाँ पर मैं Q2 को लिखूँगा न्यूक्लियस का चार्ज। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? Ze। समझ गए भाई? ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, इधर हो जाएगा 2Ze², ठीक भाई, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। एंड इसे इक्वल करना है काइनेटिक एनर्जी के, ½ mv² इक्वल टू 2Ze² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0, इतना हो गया। अब यहाँ से R0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो R0 इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो 2Ze² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर मैं शॉर्ट फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ बिकॉज ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये है अपने पास मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। इसके बाद एक और हमें टॉपिक कैलकुलेट करना है, इसमें कितना कूलाम फोर्स होगा, ठीक है, कूलाम फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। अब देखो भाई, यहाँ से मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस तो R0 आ गई, ये अपने पास है न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल ये आया, यहाँ तक केवल आ पाया, इसके बाद ये इसकी मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस आ गई। कूलाम फोर्स का फार्मूला अपने पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई R0²।
Q1 Q2 की वैल्यू बड़े प्यार से पुट कर दो एंड फाइनली फार्मूला आ जाएगा कूलाम फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशंस, मतलब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस्ड में। इधर हो जाएगा 1/4πε0, इधर हो जाएगा 2ZE² डिवाइड बाई R0²। ये हो जाएगा अपने पास कूलाम फोर्स। ठीक, फिर इसके बाद अपने को कैलकुलेट करना है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है भाई? जैसे 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 मैं कहता हूं कि ये अपने पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। ये तो न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल ये जो आ रहा है, ये तो ये वाली लाइन आ गई न्यूक्लियस के सेंटर से। जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है वो यहाँ से आते 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 इस तरह से आएगा और ये तो सीधा निकल गया। अब जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, समझ रहे हो, वो किसी स्मॉल एंगल से इस तरह से स्कैटर्ड हो गया। अब जो स्कैटर्ड हो गया उसको हम देखेंगे कितने एंगल से स्कैटर्ड हुआ है, उसका एंगल मैंने थीटा लिख दिया। ये जो लाइन आ रही है इसे इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। समझ गए भाई? ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है इसे स्कैटर्ड एंगल कहेंगे एंड ये जो बी डिस्टेंस है इसे इम्पैक्ट पैरामीटर कहेंगे। मीन बी इक्वल टू ZE² cot थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 4πε0 काइनेटिक एनर्जी। ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला तुम ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। 1/4πε0 की वैल्यू तुम जानते हो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है भाई? एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। ये तो वो गया भाई फार्मूला तुम्हारा इम्पैक्ट पैरामीटर का। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए। जैसे ये डायग्राम में बनाऊं और इस डायग्राम को बड़े प्यार से तुम देखो कि ये न्यूक्लियस है हमारे पास। अब न्यूक्लियस में कौन है? न्यूक्लियस में केवल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो बिना स्कैटर्ड हुए, मेरा मतलब स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड होके निकल गए, ऐसे निकल गए, ऐसे बिल्कुल निकल गए। लेकिन जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं वैसे वैसे इनका स्कैटर्ड एंगल कुछ मिल रहा है। जैसे यहाँ पर θ1 मिला। जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से आएंगे उनके लिए एंगल θ2 हो जाएगा। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है वो वापस चला गया। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल बहुत कम होंगे जो अपने पास से बैक होके निकले, बिकॉज मैक्सिमम जो वॉल्यूम है एटम्स का वो तो हॉलो होता है। इस सिचुएशन पर हमें ये कैलकुलेट करना है कि जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए विथ थीटा एंगल वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं साइन के रिस्पेक्ट में, साइन की पावर 4 θ/2। ये फार्मूला ध्यान रखना। और अगर दो अपने पास स्कैटर्ड एंगल हैं जैसे θ1 θ2 यहाँ पर गिवन है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा n1 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर n2 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो θ1 एंड θ2 स्कैटर्ड एंगल से स्कैटर्ड हुए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा n1 जो θ1 से स्कैटर्ड हुए हैं, n2 जो θ2 से स्कैटर्ड हुए। इसका जब मैं रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो साइन की पावर 4 θ/2 θ2/2 डिवाइड बाई साइन की पावर 4 θ1/2। तो ये छोटा सा फार्मूला है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है अगर तुमसे ग्राफ के बारे में पूछता है। ठीक है, अगर ग्राफ के बारे में पूछता है तो बड़े प्यार से ग्राफ भी समझा दो। इधर की तरफ है n थीटा, इधर की तरफ है एंगल थीटा है। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है,
इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल की स्कैटर्ड वैल्यू। इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी को प्रूव नहीं किया जा सकता है। कैसे? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से इस बात को समझा गया कि ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एंड जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए। एंड अगर वो कर गए तो फिर एटम्स खत्म हो गया। तो एटम की स्टेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन क्या है उसको प्रूव नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है भाई। इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो एटम्स का टोटल मास है, मतलब मैक्सिमम मास है, वो न्यूक्लियस पर कंसीडर्ड रहता है। ठीक है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत लाइट वेट का होता है एज ए कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये आपको समझना है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल पर। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल के लिए 2-3 रूल तुम ध्यान रखोगे। फर्स्ट, बोर एटॉमिक मॉडल वैलिड ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स का मतलब है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, बाय नेचर एक ही होता है। हीलियम, उसमें 2 होते हैं, अगर एक निकल गया तो हीलियम प्लस। लिथियम में 3 होते हैं, बट अगर 2 निकल गए तो लिथियम प्लस प्लस प्लस। तो ऐसे एटम्स के लिए वैलिड है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसके रूल हैं, इट इज वैलिड, फर्स्ट इट इज वैलिड ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। ठीक है, लाइक में जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3, इन तीनों के लिए हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस प्लस, ऐसे एटम्स के लिए वैलिड है। जिस एटम्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, 4, 5 होंगे, उसके लिए बोर एटॉमिक मॉडल वैलिड नहीं है, क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल का दूसरा नाम है हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल। तो ये लॉजिक आपको समझना है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में कहता है, बोर नाम का जो साइंटिस्ट है वो कहता है कि जो एटम्स होता है उस एटम्स में उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। तो ये भाई न्यूक्लियस बना दो। ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट बनी होती इस तरह से। और किसी ने कहा कि भाई कितनी ऐसी ऑर्बिट होती हैं, तो बोर कहता है इनफाइनाइट होती हैं। एंड ये जो ऑर्बिट बनी हुई है वो इनफाइनाइट है, मतलब काउंट नहीं कर सकते हम लोग कि कितनी ऐसी इनफाइनाइट ऑर्बिट बनी हुई है, वो भी सर्कुलर बनी हुई है सभी सारी। अब मजे की बात है कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट इनफाइनाइट है। इलेक्ट्रॉन इस बात के लिए फ्री है कि ये किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है, आगे बताऊंगा मैं। इलेक्ट्रॉन एक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इनफाइनाइट है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही ऑर्बिट में मूव करेगा, फिर जंप कर सकता है किसी दूसरी ऑर्बिट में, फिर जंप कर सकता है किसी और ऑर्बिट में। तो इसके लिए रूल हैं। अभी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, कहीं भी हो सकता है। जैसे ये, तो ये ऑर्बिट हो गई, ये ऑर्बिट हो गई, ये ऑर्बिट हो गई। तो मैं समझ लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होगा। ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये n=1 हो गया, n=2 हो गया, n=3 हो गया। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो उसमें कुछ रूल बनेंगे, उन रूल को कहते हैं पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि ये अगर अपने पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है भाई, तो ये हो गई इसकी रेडियस
अब मुझे पता नहीं कि किस नंबर की ऑर्बिट है, समझ रहे हो ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसको मैं nth नंबर की ऑर्बिट लिख देता हूँ एंड इसकी रेडियस हो गई Rn। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ Vn। अब इस सिचुएशन पर फर्स्ट पोस्टुलेट लिखते हैं जो रिलेटेड टू फोर्स है। अब देखो जरा, ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है mv² डिवाइड बाई आर, ये इक्वल होगा कूलाम फोर्स के। तो कूलाम फोर्स का फार्मूला हो गया तुम्हारे पास कितना भाई, इसका चार्ज हो गया ZE, इसका है E, तो कितना हो गया ZE² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। क्योंकि nth नंबर के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर n लिखना n लिखना n लिखना कोई बुराई नहीं है। यहाँ से एक Rn से एक Rn कैंसिल आउट करके यहाँ से हम Vn की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर हो जाएगा mVn² इक्वल टू ZE² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। मेरा मतलब है ये रिलेटेड टू फोर्स है, यहाँ पर मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को कूलाम फोर्स के इक्वल कर दिया है। ठीक है, कूलाम फोर्स का मतलब कूलाम फोर्स। ठीक, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है, एंगुलर मोमेंटम mvr है। nth ऑर्बिट के लिए ये कितना हो जाएगा ln इक्वल टू mvn/rn। ये रूल क्या कहता है कि जैसे ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अब इलेक्ट्रॉन इस बात के लिए तो फ्री कि किसी भी ऑर्बिट में मूव करे, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के इक्वल होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई। n तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यहाँ पर जैसे n इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पर n इक्वल 2 हो गया, आगे के लिए n इक्वल 3 हो जाएगा, h प्लैंक कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के इक्वल है। एंगुलर मोमेंटम को L से प्रेजेंट करेंगे तो nh डिवाइड बाई 2 पाई, इसकी वैल्यू कितनी है mVn/Rn इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई। ये हो गए एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट। इसको और एक बार समझो जरा। बाय द वे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है 100, ठीक है, इतना है, इतनी यूनिट है, 100 यूनिट है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। एंड इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम 100 है, इनमें किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 100 होगा। बाय द वे इसमें 99 है, इसमें 99.5 है, आगे वाली में 100 है। अब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को सर्च करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 100 है। इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आया, यहाँ पर देखता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम मैच नहीं कर रहा है, दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है एंड जब उसको वो ऑर्बिट मिल जाएगी जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम मैच कर रहा है तो वहाँ पर फिर वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये जो फर्स्ट और सेकेंड पोस्टुलेट मैंने लिखे, इन दोनों का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे रेडियस को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉम्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रेडियस को कैलकुलेट करूँगा तो रेडियस Rn इक्वल टू, इधर हो जाएगा n² डिवाइड बाई z, इधर हो गए R0। R0 क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम्स की रेडियस हो गई, इसकी वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। समझ गए। अब n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, z क्या है, ठीक है, सीरियल नंबर ऑफ द एटम्स। अब जैसे तुम्हें हाइड्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करना है तो z की जगह 1, n की जगह 2 पुट करो। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। इसी तरह से अगर तुम वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे
वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला ध्यान रखना वी एन इक्वल टू, ये फार्मूला हो जाएगा 2.19 इंटू 10⁻6, ठीक है, यहाँ पर जेड डिवाइड बाई एन मीटर पर सेकेंड। इतनी वैल्यू ध्यान रखना। जेड क्या है? सीरियल नंबर ऑफ द एटम, जिस एटम्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तुम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो भी है, एंड एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तुम कैलकुलेट करना चाहते हो। तो ये फार्मूला है, फार्मूला तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे तुम्हें समझना है। इसी तरह से हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड टी इक्वल टू, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो गया? एक पूरे सरकमफ्रेंस में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इसमें इसने डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी भाई? 2πr, nth के लिए n, ये n डिवाइड बाई वेलोसिटी वी एन, और आर एन वी एन की वैल्यू पुट कर दो, ये टाइम पीरियड की वैल्यू मिल गई सेकेंड में। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी एफ एन इक्वल टू 1/Tn, एंड ये हो जाएगा वी एन डिवाइड बाई 2πRn, ठीक है, ये हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीलेशन या SHM की जो फ्रीक्वेंसी है, रिवॉल्विंग। इसी तरह से करंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। करंट I इक्वल टू Q डिवाइड बाई T होता है, E डिवाइड बाई, तुम T लिख दो, एन एन के लिए n। अब ये Tn की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये वैल्यू, ये Tn की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो करंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2π और I डिवाइड बाई R, और n नंबर के लिए Bn, इधर n इधर n। अब देखो In और Rn की वैल्यू पुट कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई एरिया, तो एरिया मतलब πr स्क्वायर, ठीक है। nth नंबर के लिए यहाँ पर ये लिखो, यहाँ पर ये लिखो, यहाँ पर ये लिखो। In और Rn की वैल्यू पुट करो बड़े प्यार से, एंड ये वैल्यू कैलकुलेट करके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू मिल गई टेस्ला में। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये लॉजिक हैं, ये प्रॉपर्टी आ गई इलेक्ट्रॉन की, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये हो गए पॉस्टुलेट हो गए, ठीक है। थर्ड पॉस्टुलेट क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। रिलेटेड टू एनर्जी है। थर्ड पॉस्टुलेट ये कहता है कि अगर बाय द वे ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट बनी हुई है, एंड इसमें ध्यान रखना है कि हर एक ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है, एंड उसे कहते हैं एनर्जी लेवल कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा कितनी एनर्जी होती है हर एक ऑर्बिट में, एंड ये होती है लोअर एनर्जी लेवल, एंड बाद वाली दूर वाली हायर एनर्जी लेवल होती है। जो एनर्जी लेवल जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोज होगी वो लोअर होगी, एंड जो दूर होगी वो हायर होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाता है, ठीक है, लोअर टू हायर जाएगा या हायर टू लोअर आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे E1 एंड E2 लिख देता हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाय द वे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो दोनों जगह पर जो एनर्जी का गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसके बराबर एक फोटोन को इमिट कराएगा, एक फोटोन इमिट होगा, एक फोटोन इमिट होगा। तो देखो फोटोन जो एनर्जी है ना, फोटोन एनर्जी hc ओवर लैम्डा, वो इक्वल होगा एनर्जी गैप के E2 माइनस E1। E1 एंड E2 टोटल एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल,
ये ध्यान रखना है, इन दोनों जगह पर एनर्जी लेवल के इक्वल होगा, एनर्जी गैप। बाय द वे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो दोनों जगह का जो गैप आ रहा है उस गैप के इक्वल एक फोटोन इमिट होगा, ये ध्यान रखना है। एंड ई की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करेंगे ई, तो ई की वैल्यू जो एनर्जी लेवल पर आती है ई एन -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जिस नंबर में तुम्हें कैलकुलेट करना है वहाँ पर n की जगह 1 2 3 4 5 ये पुट करते रहो, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी लेवल से मतलब हायर टू लोअर जाएगा या लोअर टू हायर जाएगा। अगर बाय द वे हायर टू लोअर जा रहा है तो फोटोन इमिट कराएगा, ठीक है, इसे कहते हैं एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड सिचुएशन पर जा रहा है। लेकिन अगर डी एक्साइटेड होगा, डी एक्साइटेड, ये तो एक्साइटेड सिचुएशन पर हो गए, एक्साइटेड सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड सिचुएशन पर जब जाएगा तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, एंड जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक फोटोन के इक्वल होगी। ध्यान रखना एक ही फोटोन इमिट होगा, ये ध्यान रखना एक की जंपिंग में। बट अगर मैं बात करूंगा डी एक्साइटेड, डी एक्साइटेड सिचुएशन, ये क्या होती है बाय द वे, ये अपने पास, अच्छा ये उस समय होगी जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाएगा, ठीक है। अब लोअर टू हायर जाने में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की नीड होगी, ये अपने पास न्यूक्लियस आ गया, ये ऑर्बिट आ गई, ये ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन बाय द वे यहां पर है। अब इलेक्ट्रॉन को जाना है सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, यहां पर n=1 है, n=2 है, n=3 है। अब इसको एनर्जी की नीड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, जस्ट एग्जाम्पल है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो ध्यान रखना एक फोटोन की नीड होगी, इसको बाहर से एनर्जी की नीड होगी। अगर बाहर से कोई फोटोन इसको एनर्जी देता है, इसको एनर्जी देता है, अब ये एनर्जी देता है तो अब इसमें कई सारी सिचुएशन आ गई, देखो जरा। अगर बाय द वे ये फोटोन एनर्जी देता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक, तो इसके पास 2 पहले से थी, 2 यहां पर जाने के लिए 4 चाहिए, तो 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 मिलाकर 4 हो गया, तो 4 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर ये यहां पर आ जाएगा। अगर ये फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट हो गया। अगर बाय द वे ये फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर आता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए भाई। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी ले लेगा तो इसके पास हो जाएगी टोटल 6, क्योंकि 2 तो इसके पास पहले से ही थी, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर ये यहां पर जंप कर जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ गया। ये हो गया केस सेकेंड केस हो गया। अब थर्ड केस में जैसे बाय द वे इसके पास एनर्जी न 2 है न 4 है, बाय द वे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर आ रहा है, तो यहां पर देखो डिफरेंस को मैच नहीं कर रहा है। इस सिचुएशन पर ये फोटोन बेचारा किसी को एनर्जी नहीं देगा, एंड ये फिर बिना एनर्जी दिए यहां से बाहर निकल जाएगा, ये एनर्जी बिना एनर्जी दिए यहां से बाहर निकल जाएगी, इस तरह से ये एनर्जी बाहर बिना दिए बाहर निकल गया। ये केस थर्ड आ गया। तुम समझ गए मैंने क्या कहा। तो मेरा मतलब है कि अगर फोटोन की एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी लेवल के गैप को मैच करेगी तो फोटोन एनर्जी देगा, अगर नहीं मैच कर रही है तो फिर वो फोटोन एनर्जी नहीं देगा एंड सीधा वो निकल जाएगा, ये ध्यान रखना है। इस सिचुएशन पर जो एनर्जी गैप आ रहा है
वो आने वाले फोटोन की एनर्जी को मैच करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक्साइटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। ये क्या होता है, ये अपने पास ऑर्बिट है, ठीक, ऐसे करके ऑर्बिट है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक भाई। यहाँ पर n इक्वल टू 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ठीक। ऐसे करके मैंने n लिख दिया, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने 4 लिखा है, इसको मैं n करके कर देता हूँ, कितनी भी हो सकती हैं। अब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर है। अब ये जंप करेगा तो एक इसकी सिचुएशन हो गई कि ये यहाँ पर आ गया, एक सिचुएशन ये हो सकती कि ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता है, लोअर में, ठीक है, मतलब हायर टू लोअर। तो ये हायर है, ऊपर वाले नीचे वाले जैसे आ रहे हो तो लोअर आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है भाई। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि पहले यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पर आ रहा है। तो जितनी बार ये जंपिंग करेगा उतनी स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगी, उतने फोटोन इमिट होंगे, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लिख लेंगे, उससे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट कर लेंगे, NC2। ये मैथ का फार्मूला है छोटा सा, लेकिन इसमें मैं इजी करके लिख दूंगा n-1 डिवाइड बाई 2, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल n की जगह 4 पुट कर देता हूँ, n इक्वल टू 4, तो मैं देखूँ कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे, कितने फोटोन इमिट होंगे। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँगा इसको तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, एंड इधर हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 6, इसे कैलकुलेट करोगे तो 6 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ से इमिट होंगी, एंड इतनी फोटोन यहाँ से इमिट होंगे, क्योंकि हर एक हायर टू लोअर जंपिंग में एक फोटोन इमिट होगा, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे एनर्जी लेवल पर। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स के एनर्जी लेवल पर। अब देखो भाई, जो एनर्जी की वैल्यू है वो माइनस का 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखो जरा, तुम्हें किस जगह पर वैल्यू कैलकुलेट करना है, बाय द वे तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू इतनी है, ठीक, यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू हो गई n इक्वल टू 1 पर। यहाँ पर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे n की जगह 1 पुट कर दो तो E1 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद तुम सेकंड जगह पर कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये गैप थोड़ा सा बढ़ेगा, ये गैप, एंड फिर इसके बाद यहाँ पर n इक्वल टू 2 पर कैलकुलेट कर सकते हो, जो वैल्यू आ जाए। जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे गैप कम होता जाएगा, थोड़ा सा गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो एनर्जी लेवल मिल रहे हैं एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेंगे, इस तरह से ये ओवरलैप करने लगेंगे। अब फिर ये देखो ओवरलैप कर रहे हैं, ये देखो ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पर n इक्वल टू इनफाइनाइट है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल आ रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में इनफाइनाइट। जहाँ पर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई, अब तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि एनर्जी लेवल फर्स्ट वाला सेकेंड लास्ट वाला इस तरह से मैचिंग करा रहा है। यहाँ पर फिर बनता है एनर्जी बैंड, जहाँ पर एनर्जी लेवल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। चलो भाई, इतना तो ये हो गया। फिर इसके बाद है हम अपने पास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल या हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जंप करेगा तो दोनों जगह पर, दोनों एनर्जी लेवल पर जो गैप आ रहा है एनर्जी का,
उसके इक्वल एक फोटोन इमिट करेगा। अब जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये अपने पास एक एनर्जी लेवल है, एक ये एनर्जी लेवल है, एक ये एनर्जी लेवल है, इस तरह से एक ये एनर्जी लेवल है, फिर ये एनर्जी लेवल है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से ये जंपिंग करता है, इस तरह से ये आ रहा है, तो इसमें से एक फोटोन इमिट होगा। अगर इस तरह से आ रहा है ये, तो एक फोटोन यहाँ पर इमिट होगा, ये होगा। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। हर एक सिचुएशन पर जो तुम फोटोन के इमिशन की जो वेवलेंथ लिखोगे, लैम्डा लिखोगे, वो लिखोगे hc लैम्डा इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये ध्यान रखना है। एंड इसे तुम 1-2 करके लिख सकते हो, hc डिवाइड बाई लैम्डा ई इक्वल टू ई एन टू माइनस ई एन वन, ठीक है। और ई एन की वैल्यू तुम्हें पता है, ई एन इक्वल टू माइनस का 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस ऑर्बिट के लिए तुम्हें कैलकुलेट करना है उसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट पुट कर दो बड़े प्यार से इस फार्मूले में, एंड तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लॉजिकल कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है तुमको। जो एनर्जी गैप आ रहा है दोनों जगह का, उसके इक्वल एक फोटोन इमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर मूव करेगा। तो ये एनर्जी लेवल का कंसेप्ट आ गया। एंड इसमें अपन सीरीज पर डिस्कस करेंगे। तो सीरीज होती है अपने पास, एक तो है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर, पास्चन। इसके लिए अपन अगर वेवलेंथ का फार्मूला लिखें तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ठीक है। यह केवल जेड की जगह 1 पुट करेंगे बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स के लिए है। तो आर जेड स्क्वायर इधर हो जाएगा 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, ठीक भाई। फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की जगह 1 पुट कर दोगे तो हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर मेन रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। अब देखो जरा इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। रिडबर्ग कांस्टेंट 1.09 इंटू 10 पावर, ठीक है, 7 मीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब n1 की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1। n2 की वैल्यू 2 से स्टार्ट करोगे, 3, 4 ऐसे और इनफाइनाइट तक जाएगी। बाय द वे तुम्हें लाइमन सीरीज की फर्स्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो 2, सेकेंड में 3 एंड लास्ट में तो इनफाइनाइट, ये ध्यान रखना है। तो लाइमन सीरीज हो गई। इसी तरह से बामर सीरीज, बामर सीरीज के लिए तुम ध्यान रखोगे फार्मूला तो यही है तुम्हारे पास, सारा सब कुछ यही है। n1 की जगह 2 एंड n2 की जगह तुम 3, 4, 5 एंड लास्ट में इनफाइनाइट, ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट तुम्हें यूज करना है। फिर इसके बाद लाइमन, बामर, पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज के लिए ध्यान रखना है कि n1 की वैल्यू तुम 3 से स्टार्ट करोगे, n2 की वैल्यू 4, 5, 6 और इनफाइनाइट। इसी तरह से लाइमन, बामर, पास्चन ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू तुम 4 से स्टार्ट करोगे, 4 से, एंड n2 की वैल्यू 5, 6, 7 एंड इनफाइनाइट। इसी तरह से तुम अगर फुंड सीरीज के लिए वैल्यू लिखोगे तो n1 की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा 5 एंड n2 की वैल्यू हो जाएगा 6, 7, 8 एंड लास्ट में इनफाइनाइट। ये वैल्यू यहाँ पर बस केवल पुट करना है बड़े प्यार से फार्मूले में। फार्मूला तुम्हारे पास है 1 बाई लैम्डा वेवलेंथ, आर रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। बस इस फार्मूले का यूज बड़े प्यार से करना है। नीट एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक बार तुम्हें बढ़िया से अपनी डीपली प्रैक्टिस करना है, उसको समझना है, ठीक है। तो ये अपना कंसेप्ट है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड सिचुएशन पर जाता है, डी एक्साइटेड पर जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज हैं, एनर्जी लेवल हैं, बोर एटॉमिक मॉडल है, एंड पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एंड जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर तुम्हें फोकस करना है कि किस तरह से हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है,
पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें आपको बस केवल थ्योरी पर ध्यान देना है। एंड जो अभी असिस्टेंट एंड रीजन वाले क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में आते हैं वो इस चैप्टर से आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, बिकॉज ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो तुम्हें इस बात को समझना है। ये अपना आज का टॉपिक रहा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे